अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। बरतानवी वीज़ा हम सब जानते हैं कि 27 जुलाई को होम ऑफिस ने ऐलान कर दिया है कि वो विज़िट वीज़ा अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि इससे बहुत सारे जुड़े हुए सवाल हैं। नंबर एक कि अगर किसी का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो अब राइट ऑफ अपील क्या उसके पास है या नहीं। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर वो क्या करे, यानी खामोश होकर बैठ जाए या कोई रास्ता उसके पास बरतानिया की किसी अदालत के थ्रू वो इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो लोग यानी विज़िट वीज़े पे होके आ जाते हैं, दोबारा जब वो अपना वीज़ा नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम भेजते हैं, रिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी जो कॉमन रीजंस हैं वो क्या हैं, ये यानी एक क्वेश्चन है। और इससे आगे ये कि जो लोग वहाँ सेटल होना चाहते हैं उनके लिए क्या सूरत हाल है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं फॉर्म्स फिल करते हुए, डॉक्यूमेंट्स देते हुए। जो डिज़र्विंग लोग, बिल्कुल जेन्युइन लोग जिन्होंने जाके विज़िट करके वापस आ जाना है, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। आखिर वो क्या करें, मतलब कोई रास्ता उनके लिए क्या है। इन तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए हमने राब्ता किया है जिना इंटरनेशनल लॉ ग्रुप के CEO जनाब असगर राजा साहब, जो कि लंदन में हैं, इमिग्रेशन बरतानवी इमिग्रेशन अमूर के माहिर हैं। और ज़ाहिर है कि इसी लिए हमने राब्ता भी किया है कि वो बरतानवी कानून के मुताबिक हमें रहनुमाई करें कि विज़िट वीज़ा जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनके लिए अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि ये आम तौर पे जो मतलब लोग ये करते हैं कि रजिस्ट्रीज़ मतलब है कि अपने मकान की या रकबे की, या ये कि बैंक अकाउंट्स की, यानी अपनी फ़ाइनेंशियल हेल्थ प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कहाँ निकलती हैं। मतलब है कि ये लैंड रजिस्ट्रीज़ का कोई इशू निकल आते हैं कि वो जाली हैं, या स्टेटमेंट्स का कोई इशू निकलता है जाली, यानी फेक डॉक्यूमेंटेशन या गलती, मतलब है कि जेन्युइन मिस्टेक आमतौर पे कहाँ होती है। असल में इशू क्या है, यानी कि सब पाकिस्तान में लोग जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो मोस्टली जो है वो सोल ट्रेडर का बिजनेस कर रहे हैं, या वो टैक्स पर्पस के लिए वो डिक्लेयर इनकम उनकी उतनी ज्यादा नहीं होती। जो एक एक वीजा के लिए आप कह रहे हैं कि हम मैं बाहर फॉरेन जा रहा हूँ विजिट के लिए, तो आई शुड हैव सम मनी इन माय अकाउंट, या मेरा इतना वो बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो जब उनके एक्चुअल वो बैंक में वो पैसे उनकी ट्रांजेक्शन होती नहीं है, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू है, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन जब पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो वो पैसे फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप बिजनेस तो इतना कर नहीं रहे, तो ऑल ऑफ अ सडन ये पैसे कहाँ से आए। ये बड़ा कॉमन रीजन है रिफ्यूजल की। क्या फॉर एग्जांपल एक एक XYZ ने अप्लाई किया है वीजा, अब उसके जब बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है तो उसमें ऑल ऑफ अ सडन 20 लाख की एक ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो वीजा फी से सस्पिशियस हो जाएगा कि ये 20 लाख कहाँ से आए हैं। अगर उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपरली नहीं है तो स्ट्रेट वे रिफ्यूजल होगा। अब जस्टिफिकेशन किस तरह है, अगर उसने फॉर इंस्टेंस उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और वो ओनरशिप उसकी प्रूवन है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। लेकिन कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसकी जॉब का भी वो नहीं है, बिजनेस भी पीछे इतना पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो अलोन इनफ है उसके वीजा रिफ्यूज करने के लिए। अच्छा, दूसरा कॉमन एरर जो है वो ये है कि लोग एसेट्स को और जो मनी अवेलेबल है उसको मिक्स कर देते हैं। अब इशू ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की प्रॉपर्टी है, आइदर एग्रीकल्चर लैंड है और आइदर उसकी कोई कमर्शियल लैंड है या प्लाजा है या कोई कोठी है, वो उसकी एसेट्स है, वो नेट कैश नहीं है अवेलेबल, वो उस पर रिलाई नहीं कर सकता वीजा जो फाइल करना है उसमें। यस, वो उसकी टाइज में जरूर आ जाएगा कि इसका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा है कि ये पाकिस्तान जो है वो वापस जाएगा, क्योंकि मेजर रीजन ये है वीजा ऑफिसर को लोग जो है उसको वो फेल हो जाते हैं उसको अपने थ्रू देयर डॉक्यूमेंटेशन के कि हम वापस चले जाएंगे। वो ये अज्यूम करते हैं कि ये बंदा वहां जाके स्किप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो अगर आपने एस्टेब्लिश की है अपनी एप्लीकेशन में कि आपकी टाइज इतनी स्ट्रांग है बैक होम, लाइक इन पाकिस्तान, जब आप वीजे पे जाएंगे, आप विजिट वीजा पे किसी भी यूके आएंगे, तो आपको हुक और बैक रोक, आप वहां रह नहीं सकते लंबा, आपने वापस जाना ही जाना है। जैसे आपकी वहां फैमिली इतनी स्ट्रांग है, आपके बच्चे हैं, आपकी जॉब है, आपकी बिजनेस है, यानी आपकी कमिटमेंट्स इतनी सीरियस नेचर की हैं कि आप यूके में तो हार्डली स्टे कर सकते हैं। तो ये वो वजूहत होती हैं, जब आप ये चीजें नहीं एस्टेब्लिश कर पाते तो इस बात पे भी वीजा आपका रिफ्यूज हो जाता है। तो बेसिकली लोग, अगर मैं सम अप करूं, तो लोग क्या है, अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई कर ही नहीं सकते कि उन्होंने इतना मिक्सअप किया होता है, और जब उन्होंने अप्लाई करना होता है तो वो जो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है वो अकाउंट्स को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है स्पॉन्सरशिप का। ये एक्चुअल क्या चीज़ होती है, स्पॉन्सरशिप कौन भेज सकता है, और स्पॉन्सरशिप यानी यानी स्पॉन्सर कर दिया वो क्या चीज़ होती है। कोई लेटर होता है, कोई फॉर्म फिल करना होता है, क्या होता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। जो लोग वहाँ बैठे हैं
वो समझते हैं कि हमें यूके से किसी ने भी अगर कोई, यानी स्पॉन्सर का वर्ड एक बड़ा कॉमन वर्ड है कि स्पॉन्सरशिप भेज दिया तो मेरा वीजा लग जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो इसमें स्पॉन्सरशिप है और एक है इनविटेशन। थोड़ा सा क्लैरिफाई करना होगा लोगों को। अच्छा, स्पॉन्सर क्या है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को स्पॉन्सर किया है, तो वो फुली स्पॉन्सर इस तरह होगा कि वो ए उसके पूरे एक्सपेंडिचर जो है वो कह रहा है स्पॉन्सरशिप लेटर में कि मैं इसकी जो पूरी कॉस्ट है इस ट्रैवल की, इस विजिट की, इस पूरे ट्रिप की, वो मैं बेयर करूंगा। अब उसको वो करने के लिए अपनी स्टेटमेंट भेजनी होगी, मिनिमम 6 मंथ की बिजनेस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसको अकोमोडेशन का लेटर देना होगा। तो ये सारी चीजें, यानी वो फुली स्पॉन्सर तब होगा अगर वो ये सारी चीजें जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है यूके से वो प्रोवाइड करेगा। तो दूसरी चीज ये है कि सिर्फ इनविटेशन ओनली ये होता है कि एक बंदा आपको जस्ट एक इनविटेशन भेज रहा है कि सच एंड सच जो है वो मेरा फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, तो वो हमें विजिट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। अब उस इनविटेशन में जो भी विजिटर है उसने सारी चीजें अपने एंड पे करनी है। वो स्पॉन्सर हरगिज नहीं है, वो सिर्फ इनविटेशन है। तो उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पाकिस्तान से हैं वो उनको अपने जो है सबमिट करने हैं और उसी बेस पे वीजा स्टैंप होगा। तो लोग मिक्सअप कर जाते हैं जी, ये तो इस वजह से ये रिफ्यूजल रीजन एक बहुत बड़ी है वीजा रिफ्यूज होने की। अच्छा, तो सही स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है? मतलब ये कि जो इनविटेशन देने वाला होता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इनविटेशन देने वाला जो है, क्या वो इस बात का पाबंद है कि वो ये बताए कि मेरा ये घर है या इतना मैं टैक्स देता हूँ, या ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप को के लिए होगा कि यानी अपने घर का एड्रेस दे और कहे कि ये मेरे घर में ठहरेगा या इसके रहने का इंतजाम मैं करूँगा? इनविटेशन में तो वो बाउंड नहीं है, वो सिर्फ अपना नाम बताए कि अपना एड्रेस और सारी चीजें, और वो और जिसको वो इनवाइट कर रहा है उसका नाम और पासपोर्ट नंबर, वो सारी चीजें, वो इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो एक लेटर भेज दे कि वो साथ सबमिट हो सकता है एप्लीकेशन के साथ कि मैं फलां बंदे से मिलने जा रहा हूँ, प्लस मैं कुछ साइट सीइंग भी करूंगा, विजिट भी करूंगा। लेकिन जो ही उसने स्पॉन्सर करना है, यस, ही और शी इज बाउंड टू सबमिट एवरीथिंग। रीजन वाई, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यूके से किसी को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन इतनी स्ट्रांग होगी कि वो अपनी फैमिली को या खुद को लुक आफ्टर करते हुए वो किसी दूसरे बंदे को इतना अफोर्ड कर सकेगा स्पॉन्सर करने का, तो तब वो वीजा लगेगा। तो इसलिए उसको अपनी एवरी सिंगल थिंग सबमिट करनी होगी, तब वो पूरा स्पॉन्सरशिप बनेगा। अच्छा, अब आ जाइए अपील की तरफ। मतलब है वीज़ा रिजेक्ट हो गया, किसी भी वजह से हो गया, तो अब क्या करें? अपील का हक है, नहीं है? नहीं है तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, ये एक अगेन बड़ी सीरियस नेचर का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि आपके नॉलेज में होगा, अगर नहीं है तो व्यूवर्स के लिए भी, कि पाकिस्तान से उन्होंने अपील राइट काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका है। विजिट वीज़े पे अपील है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता अपील राइट। द ओनली रेमेडी यू हैव वो है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आपने उस डिसीजन को यूके की कोर्ट्स में चैलेंज करना है। अब वहाँ कॉमन एरर क्या है कि जब रिफ्यूजल हो जाता है, पहले तो अपील होता था, आपने फॉर्म सबमिट किया, आपने भेज दिया, तो अपील होगी, उसमें वो रिकंसिडर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपील राइट नहीं एग्जिस्ट करता, तो लोग क्या करते हैं, वो चुप करके बैठ जाते हैं, वो कोई रेमेडी अवेल ही नहीं करते। रीजन वाई कि अगर आपने यूके में किसी भी लॉ फर्म को एंगेज करना है, क्योंकि इसका सीरियस नेचर हो जाएगा, आपने कोर्ट में चैलेंज करना है, तो यू टॉकिंग अबाउट मिनिमम कॉस्ट भी जो रफली चल रही होती है वो अराउंड 3000 पाउंड है, जो कि पाकिस्तान में 5-6 लाख रुपया बन जाता है। तो लोग रिलक्टेंट होते हैं, विच वी कैन अंडरस्टैंड कि वो इतने पैसे क्यों भरे, पता नहीं वीजा फिर भी लगना है या नहीं लगना। लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोगों के मेरिट्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन को देख रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, जो रिफ्यूजल पे उन्होंने लगाई हैं चीजें, एलिगेशन है, वो हम इजिली एड्रेस कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स का बहुत ज्यादा इशू होता है कि ये टैक्स क्यों आपने दिया, उस वजह से रिफ्यूजल हो रहे होते हैं। वो कहते हैं आप जेन्युइन विजिटर नहीं है क्योंकि आपकी इनकम मैच नहीं कर रही। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बड़ी इजीली एड्रेस की जा सकती हैं अगर लोग उनको चैलेंज करें। अच्छा, अगर वो चैलेंज करते हैं और विन कर जाते हैं तो वो पूरी कॉस्ट होम ऑफिस से रिकवर की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल उनकी जितनी भी कॉस्ट उन्होंने भरी है, सोलिसिटर हायर किया है या जो भी, तो वो कॉस्ट पूरी की पूरी जो है होम ऑफिस से रिकवर हो जाती है। सो वीजा भी ग्रांट हो जाता है और उनकी वो कॉस्ट भी जो है उनको वापस मिल जाती है। तो उनको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए जो लोग जिनके रिफ्यूज मेरिट लेस रिफ्यूज होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे किसी को कंपनी का, यानी ये जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो दावत होती है, वो इनविटेशन कहलाएगा या स्पॉन्सरशिप कहलाएगी?
ओके, अगेन उसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं। यूजुअली तो जो बिज़नेस के लिए आ रहे होते हैं, अगर वो किसी मीटिंग के लिए वो होगा विज़िट ही, लेकिन बिज़नेस विज़िटर वीज़ा वो काउंट होता है। उसमें जनरली जो है कंपनीज़ हैं वो आपके लिए होटल भी बुक कर देती हैं, मीटिंग का वेन्यू भी भेज देती हैं और वो आपके अकोमोडेशन भी हो जाती है। तो वो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वीज़ा होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बिज़नेस वहाँ पे कर रहे होते हैं, उनकी अपनी भी इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे होती है, पाकिस्तान में भी डॉक्यूमेंटेशन के उनके लिए कोई इश्यू नहीं होता। तो वो आइदर इन्विटेशन भी आ जाए तो भी इनफ है, अगर वो स्पॉन्सर हो जाए तो भी इनफ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन सारी कैटेगरीज में जो बंदा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है, रिगार्डलेस यहाँ से स्पॉन्सर आए या उसको सिर्फ इनविटेशन आए, उसको ज़रूर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। मिनिमम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उसको साथ अटैच करनी चाहिए, साथ में बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। स्पेशली मेरी एडवाइस है कि जो यूके आना चाहते हैं वो ज़रूर टैक्स पेयर हों, वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हों और उनकी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली बैंक अकाउंट्स में आ रही हो, तो वो इजीली जस्टिफाई हो जाता है वीज़ा लगने के लिए। तो ये अगर वो आप समझ रहे हैं कि सारा कोई यूके से हो और पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हो, मैं सिर्फ पासपोर्ट सबमिट कर दूं, तो हरगिज़ इस तरह वीज़ा नहीं लगेगा। तो उसको पाकिस्तान में अपनी मिनिमम लास्ट 6 मंथ की जो सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रांगली सबमिट करनी होंगी और उस पर रिलाई किया जा सकता है वीज़ा। अच्छा, अब यहाँ मामला ये है राजा साहब, आपके इल्म में है कि हमारी तो जो यानी जो इकॉनमी का यानी बाज़ जो हमारे मुआशियात हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तो तकरीबन 70% इकॉनमी तो इज़ अ ब्लैक इकॉनमी। मतलब लोग पैसा ज़रूर है लेकिन वो शो नहीं हुआ होता, यानी टैक्सेस नहीं दिए होते, पैसा होता है। अब इस तरह के जो लोग हैं, यानी वो अफोर्ड भी करते हैं, वो जाके वाकई वापस भी आएंगे, लेकिन वो यानी टैक्स उनका एफबीआर के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ, वो क्या करें? बस वो उनके लिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी ये सिचुएशन है नाजी साहब कि वो ऐसे लोग जो वो टैक्स तो पे नहीं कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, आइदर कैश इन हैंड आ रही है या वो जिस तरह भी आ रही है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो यूके, आपको पता है ये यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली यूके टैक्स पर्पस के लिए दे आर लाइक वेरी वेरी सीरियस इन दिस नेचर। तो वो बिल्कुल उस पर टॉलरेट नहीं करते। जो बंदा टैक्स नहीं दे रहा, इट मीन कि उसकी जो इनकम वो उसने कहीं से भी ली है, वो इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश एम्बेसी या इनके रूल्स के मुताबिक वो नहीं अर्न कर रहा, तो वो किसी सूरत भी काउंट ही नहीं होती कि उसकी ये इनकम मौजूद है। तो वो डिक्लेयर्ड इनकम पे ही रिलाई किया जा सकता है। मेरी उनके लिए एडवाइस ये है कि अगर वो यूके आना चाहते हैं या फ्यूचर में आना चाहते हैं, इवन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं लेकिन वो खुद उनको उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनीज पे नहीं आ सकते और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन क्योंकि उनका अपना वो इतना होता ही नहीं है पोर्टफोलियो, उन्होंने इवन दो पैसा जरूर होता है लेकिन वो उन्होंने मेंटेन नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनका वीजा नहीं लग पाता। तो वो उनको जरूर टैक्स डिक्लेयर करना चाहिए, आइदर एग्रीकल्चर है, आइदर वो उनका बिजनेस है, जो भी है। अगर वो जितना सही रखेंगे उतना उनका वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि विजिट वीज़े से आगे आते हैं, कोई फैमिली सेटल होना चाहती है बरतानिया में, तो उसकी यानी जो बिज़नेस वीज़ा कह लीजिए या रेजिडेंट वीज़ा कह लीजिए, कोई फैमिली मूव होना चाहती है, कोई आदमी मूव होना चाहता है, उसके लिए कवानीन क्या है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें उसमें ढेर सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। जो लोग परमानेंट यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं वो थ्रू बिजनेस रूट भी आ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के रूट्स पे भी आ सकते हैं। स्पॉन्सरशिप मीन कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे यूके में एग्जिस्ट करती है, उसके पास इन ईजी टर्म्स बिजनेस, उसको आप वर्क परमिट का नाम दे लें, तो लेकिन यहाँ पे वो स्पॉन्सर किया जाता है। तो अगर उनको कोई यूके से स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो वो उस बेस पे आ सकते हैं। 2 मिलियन, अगर कोई पाउंड 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स में, उस बेस पे वो आ सकता है। लेकिन अगेन मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, विजिट वीजे पे थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर करूं कि उस पे लोग ये समझते हैं कि वहां जाके मोस्टली यहाँ पे स्किप हो जाते हैं लोग, यानी वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं या कुछ इस तरह। तो ये अनदर वो पूरी कंट्री पे जो है वो एक बैड नेम जो है वो क्रिएट होता है और जिसकी वजह से रिफ्यूजल रेट अगेन वो ज्यादा सीरियस हो जाती है, चेक एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पे जो विजिट पे आएगा वो एक तो बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, वो कोई पेड और अनपेड जॉब नहीं कर सकते। अगर बिजनेस वीजे पे है तो मीटिंग जरूर अटेंड कर सकते हैं, 1 मंथ तक का कोई सा भी वो कोर्स कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन वो मेन पर्पस नहीं है उनके विजिट का होना चाहिए कि सिर्फ वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो जनरल विजिट के लिए आ रहे हैं। अच्छा, लोग ज्यादा ठहर जाते हैं, यानी ठहरने से है कि 6 मंथ का वीजा मैक्सिमम होता है, तो लोग वीजा एप्लीकेशन में लोगों ने लिखा था हम 4 वीक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो 5 मंथ यहाँ रह के जा रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि जब अगली एप्लीकेशन वो करते हैं तो उनका वीजा इस बेस पे भी रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप गए तो 4 वीक्स के लिए थे, तो आप 6 मंथ या 5 मंथ के लिए वहां स्टे कर रहे हैं। तो ये भी इशू होता है। तो लोगों को चाहिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस वीजे को बिल्ड करते चले। पहले 6 मंथ का, अगर वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है फिर उनको 2 ईयर का मिल जाएगा, फिर 5 ईयर का मिल जाएगा, फिर 10 ईयर का मिल जाएगा।
जो उनका वो टाइम पीरियड है। तो वो काफ़ी सारे लोग हैं, रेगुलर फैमिलीज़ जहाँ विज़िट करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उनको बस यूके आना है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपकी क्या-क्या स्टैंडिंग है, तो वो मोर लेस वो समझें कि ज़ीरो पे होता है उनका पोर्टफोलियो। तो राजा साहब, अगर हम सम अप करें चीज़ों को, तो वो ये है कि विजिट वीज़े के लिए आपने ये बताया कि अगर किसी का रिजेक्ट हो जाए तो उसके पास राइट ऑफ अपील तो नहीं है, लेकिन वो यूके कोर्ट्स में आपके थ्रू यानी कि जुडिशल अपील कर सकता है। और अगर वो वहाँ से कोर्ट उसको वीज़ा ग्रांट कर देता है तो वो जो खर्चा होगा यानी वकील का, वो सारा का सारा फिर होम ऑफिस देगा, यानी वो वीज़ा भी उसका ग्रांट हो जाएगा और उसके पैसे भी नहीं लगेंगे, जो वो शुरू में लगाएगा वो वापस हो जाएंगे। और दूसरी जो आपने इंटरेस्टिंग बात बताई वो ये बताई कि अगर आपका 6 महीने का वीज़ा है और आप 4 हफ्ते लिख कर गए हैं तो फिर आप ज़रूरी है 4 हफ्ते में ही आएँ, वरना इस बेस पे भी आपका विजिट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत काम की बातें बताई और आई होप कि जितने भी देखने वाले हैं उनका किसी का मसला हल हो गया हो, किसी को हम कोई आगे का रास्ता दिखाने में कामयाब हो गए हों। और यकीनन जो आपसे रब्ता करना चाहेंगे, ऑल दे नीड टू डू इज़ गूगल असगर रांझा जिना इंटरनेशनल लॉ ग्रुप, और उसके बाद आपकी डिटेल सामने आ जाएंगी एंड यू आर देयर टू विद योर सर्विसेज टू सर्व द पीपल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे असगर रांझा साहब लंदन से हमारे साथ, और उन्होंने बहुत सारे सवालात के बड़े तफसील से जवाब दिया। इसके अलावा अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो तो यकीनन आपको तरीक़ा मालूम है, जिना इंटरनेशनल लॉ ग्रुप गूगल कीजिए, असगर रांझा साहब कांटेक्ट आ जाएंगे। और इसके अलावा जो भी आप जिस भी वकील से रब्ता करना चाहें, तो सवालों के जवाब बहरहाल जितनी मुमकिन हो सकता था महदूद वक्त में वो आपके सामने रखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।